2 साल 11 महीने 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च। बाप रे, ये आज के हिसाब से भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और सोचिए, इतने लंबे समय और इतने भारी भरकम संसाधनों को लगाकर जो दस्तावेज तैयार किया गया ना, वो सिर्फ कुछ पन्नों या अनुच्छेदों का समूह नहीं हो सकता। एकदम सही कह रहे हैं आप। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का डीएनए है, हमारा भारतीय संविधान। आज की इस गहन चर्चा में हम उन ऐतिहासिक पन्नों को डिकोड करने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए एक मामूली कानून से लेकर भारत का एक संप्रभु और शक्तिशाली संविधान विकसित हुआ। और ये चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स नहीं दोहराएंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट्स के पीछे का क्यों और कैसे समझेंगे। एग्जैक्टली। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है मेरे पास। अच्छा, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के दौर का एक बेलगाम स्टार्टअप मान लीजिए। बेलगाम स्टार्टअप, ये बहुत दिलचस्प उपमा है। राइट। मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जो भारत में सिर्फ व्यापार करने, मुनाफा कमाने आया था, लेकिन जब उसने यहाँ का राजनीतिक सिस्टम कमजोर देखा तो खुद ही जमीनें कब्जाना और राज करना शुरू कर दिया। और फिर जो इस स्टार्टअप के असली इन्वेस्टर्स थे, हाँ, यानी ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद, उन्हें लगा कि भाई ये कंपनी तो हमारे हाथ से निकल रही है, मुनाफा तो आ रहा है, लेकिन कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन इन्वेस्टर्स ने धीरे धीरे इस कंपनी को टेक ओवर करना शुरू किया। और इस टेकओवर का सबसे पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें ऐसा क्या था जिसने पहली बार कंपनी की लगाम खींची? देखिए, अगर हम इस स्टार्टअप टेकओवर वाले नजरिए से समझे ना, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट असल में निवेशकों का पहला चाबुक था। ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के मामलों में सीधा दखल दिया। मतलब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव किए। बहुत बड़े बदलाव। बंगाल के गवर्नर का ओहदा बढ़ाकर उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। और सिर्फ यही नहीं, बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर्स को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया था। मतलब एक तरह से शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण शुरू हो गया था। बिल्कुल। और जो कंपनी के अधिकारी बेलगाम हो चुके थे ना, उनके भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज थे। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ आपने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया और फिर कुछ ही सालों बाद 1781 में एक नया कानून ले आए जिसे अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। हाँ, राइट। इस एक्ट के तहत राजस्व यानी रेवेन्यू के मामलों और कंपनी के अधिकारियों को उसी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि आपने एक विजिलेंस संस्था बनाई और फिर उससे कहा कि भाई आप असली घोटालों की जांच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये टकराव असल में सत्ता के 2 केंद्रों के बीच का था। सुप्रीम कोर्ट जो था वो ब्रिटिश कानून के हिसाब से चल रहा था और कंपनी के गवर्नर जनरल भारतीय जमीनी हकीकत और रेवेन्यू वसूली के अपने अलग तरीकों से काम कर रहे थे। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू के मामलों में कंपनी के अधिकारियों को आड़े हाथों लेना शुरू किया ना, तो कंपनी का मुनाफा सीधा प्रभावित होने लगा। और ब्रिटिश संसद को कुछ भी हो, मुनाफा तो हर हाल में चाहिए था। इसीलिए 1781 का एक्ट लाकर एक समझौता किया गया कि भाई रेवेन्यू के मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। क्या बात है। और इसके तुरंत बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम अपनी उसी स्टार्टअप वाली उपमा पर वापस लौटें तो ये एक्ट मुझे एक हॉस्टाइल टेकओवर यानी आक्रामक अधिग्रहण जैसा लगता है। एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में एक दोहरा शासन यानी डुअल कंट्रोल सिस्टम खड़ा कर दिया। डुअल कंट्रोल मतलब शक्तियों को बांट दिया गया? हाँ, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के वाणिज्यिक यानी कमर्शियल और राजनीतिक कार्यों को एकदम अलग कर दिया। व्यापार संभालने के लिए कंपनी का अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, लेकिन राजनीतिक, सैन्य और राजस्व मामलों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक नया बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब अब राजनीतिक फैसले कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार का बोर्ड लेगा। बिल्कुल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे
उन्हें आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ओहो, मतलब भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। हाँ, ये एक तरह से खुला ऐलान था कि कंपनी अब सिर्फ एक मोहरा है, असली मालिक ब्रिटिश क्राउन है। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, अगर 1784 तक आते आते ब्रिटिश संसद इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो भारत के क्षेत्रों को अपना क्षेत्र कह रही थी, तो उसने एक ही झटके में कंपनी को खत्म क्यों नहीं कर दिया? ये बहुत ही कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स का। हाँ, मतलब ब्रिटिश सरकार हर 20 साल में चार्टर रिन्यू करने का खेल क्यों खेल रही थी? जैसे 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट एक बार में ही हटा देते कंपनी को। इसके पीछे ना ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत गहरी कूटनीति थी। देखिए, भारत कोई छोटा मोटा देश तो था नहीं। बिल्कुल। अगर ब्रिटिश क्राउन रातों रात सीधे तौर पर शासन अपने हाथ में ले लेता, तो जो भारतीय राजा थे, रियासतें थीं और यहाँ तक कि आम जनता के बीच भी भारी विद्रोह भड़कने का डर था। इसलिए उन्होंने कंपनी को एक बफर की तरह इस्तेमाल किया। मतलब ढाल की तरह। हाँ, और धीरे धीरे उसकी ताकत कम की। उदाहरण के लिए 1813 के चार्टर एक्ट को देखिए। उन्होंने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी एकाधिकार लगभग खत्म कर दिया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, राइट? एग्जैक्टली। बाकी सारे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी भारत के दरवाजे खोल दिए गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसी एक्ट में भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, लेकिन ये कोई भलाई के लिए नहीं था। ये एक तरह की सॉफ्ट पावर थी, ताकि ब्रिटिश प्रशासन चलाने के लिए निचले स्तर के क्लर्क लेवल के पढ़े लिखे भारतीय कर्मचारी मिल सकें। ओह, तो ये उनका अपना फायदा था। और ये जो धीरे धीरे ताकत छीनने का सिलसिला था, ये 1833 के चार्टर एक्ट में अपने चरम पे पहुंच गया, राइट? हाँ, बिल्कुल। 1833 के एक्ट ने केंद्रीकरण की आखिरी कील ठोक दी। हाँ, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति बने। जी, मतलब कंपनी अब व्यापारिक इकाई तो बची ही नहीं। सही कहा। वो पूरी तरह से एक प्रशासनिक या कह लें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और इसी समय पूरे भारत में एक समान कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए 1833 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग यानी लॉ कमीशन बनाया गया। और फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। हाँ, जो अपने आप में सत्ता के विकास का एक बड़ा मील का पत्थर है। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी लेजिस्लेटिव और कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग अलग किया गया। मतलब ये एक तरह से भारत में एक मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत थी। एग्जैक्टली। और सिविल सेवा की तैयारी करने वाली स्टूडेंट्स के लिए ये एक्ट बहुत खास है, क्योंकि इसी एक्ट के जरिए सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। 1854 में मैकाले समिति बनी, जिसने भारतीयों के लिए भी प्रतिष्ठित आईसीएस परीक्षाओं में बैठने के दरवाजे खोल दिए। क्या बात है। तो 1773 से लेकर 1853 तक का ये जो पूरा सफर है, ये साफ बताता है कि कैसे उस व्यापारिक कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक मशीनरी में बदल दिया गया। बिल्कुल। लेकिन ये जो ढांचा अंग्रेजों ने बनाया था ना, ये 1857 की क्रांति के झटके को नहीं झेल पाया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश क्राउन को वो आखिरी बहाना दे ही दिया जिसका शायद वे सदियों से इंतजार कर रहे थे। हाँ, कंपनी को पूरी तरह से भारत से बाहर करने का बहाना। राइट। और यहीं से ब्रिटिश ताज का सीधा शासन यानी क्राउन रूल शुरू होता है। और इसकी शुरुआत होती है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। क्राउन रूल लागू हो गया। जो गवर्नर जनरल कंपनी का चेहरा हुआ करता था, उसका नाम बदलकर अब वाइसराय कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। बिल्कुल। और लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पुराना डुअल कंट्रोल था ना, उसे उखाड़ फेंका गया। उसकी जगह एक नया शक्तिशाली पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत सचिव। और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद भी बनी थी। हाँ। अब देखिए, यहां से हमें ब्रिटिश कानूनों में ना एक नई और खतरनाक रणनीति साफ तौर पे दिखाई देने लगती है। फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। जब अंग्रेजों ने देखा कि 1857 में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, तो इस एकता को तोड़ने के लिए वे 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट लेकर आए, जिसे मॉडलेमेंटो सुधार भी कहते हैं। ये भारत के इतिहास का बहुत डार्क चैप्टर है ना? इस एक्ट ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी।
मतलब मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे। ये तो सीधा सीधा धर्म के आधार पर राजनीति का वैधानिक बंटवारा था। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी ताकि भारत में उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। हालांकि इस एक्ट का एक छोटा सा प्रतीकात्मक पॉजिटिव पहलू भी था। वो क्या? पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा विधि सदस्य के रूप में परिषद का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने। अच्छा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये फैक्ट एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन असली जो राजनीतिक पेचीदगी थी ना, वो इसके 10 साल बाद आई, 1919 के भारत शासन अधिनियम में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। हाँ, ये वही एक्ट है जिसने डायरकी लागू की थी। एग्जैक्टली। इस एक्ट ने प्रांतों के स्तर पर एक नया सिस्टम लागू किया जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। ये डायरकी वाला सिस्टम ना अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। मतलब इसमें प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड और आरक्षित यानी रिजर्व्ड, इन 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। हाँ, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे जो विभाग थे वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, जबकि वित्त, पुलिस और न्याय जैसे अहम विभाग गवर्नर ने अपने पास रिजर्व रख लिए। बिल्कुल। तो क्या ये शासन में भागीदारी देने के नाम पर सिर्फ एक छलावा नहीं था? मेरा मतलब है, कोई भी मंत्री बिना बजट और पुलिस के स्वास्थ्य या शिक्षा का काम कैसे चला सकता है? अगर हम सत्ता के तंत्र को गहराई से समझें तो ये एक बहुत बड़ा छलावा ही था। ब्रिटिश सरकार एक तीर से 2 निशाने साध रही थी। कैसे? देखिए, वे भारतीय नेताओं को शासन की जिम्मेदारी तो देना चाहते थे ताकि जनता का जो भी गुस्सा हो वो उन मंत्रियों पर निकले, लेकिन ताकत का एक भी सूत्र वे अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए जनता की जवाबदेही वाले सारे विषय ट्रांसफर्ड लिस्ट में डालकर भारतीयों को दे दिए गए। लेकिन उन विभागों को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो वित्त विभाग के पास था, जो कि गवर्नर की रिजर्व लिस्ट में था। एग्जैक्टली। बहुत चालाकी से ड्राफ्ट किया गया था इसे। इसी एक्ट ने एक और बड़ा काम किया। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म पेश की गई। मतलब आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसा कुछ। हाँ, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ स्टेट। और शासन को चलाने के लिए योग्य अधिकारियों की भर्ती के मकसद से 1926 में जो लोक सेवा आयोग यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, वो भी इसी 1919 के एक्ट की ही उपज थी। तो इन सभी प्रयोगों के बाद आता है ब्रिटिश काल का सबसे भारी भरकम और अहम कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, 1935 का एक्ट। ये दस्तावेज इतना विशाल था कि आज भी जब भारत के वर्तमान संविधान की बात होती है तो उसे अक्सर इस 1935 के एक्ट का ही रिफाइंड रूप कहा जाता है। मेंस एग्जाम में तो इस पर सीधे सवाल आते हैं। और इसकी वजह साफ है। 1935 के एक्ट ने आधुनिक भारतीय राज्य का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। इसने एक अखिल भारतीय संघ या ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों और रियासतों को एक साथ आना था। हालांकि रियासतें कभी शामिल नहीं हुई, तो ये संघ कभी बन नहीं पाया। हाँ, वो फेडरेशन कभी हकीकत नहीं बना, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर शक्तियों के बंटवारे पर पड़ा। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बहुत स्पष्ट रूप से बांट दिया गया। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। एकदम सही। और जो प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी का फेल हो चुका प्रयोग था ना, उसे खत्म करके प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। इसके अलावा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी हुई। तो यहाँ तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने एक कड़ा प्रशासनिक और कानूनी ढांचा तो खड़ा कर दिया था, लेकिन भाई ये ढांचा भारतीयों पर राज करने के लिए था, उनके कल्याण के लिए नहीं। बिल्कुल। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव का सफर, जब भारतीयों ने अपना मुकम्मल कानून खुद बनाने की ठानी, यानी संविधान सभा का गठन। ये भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय है। संविधान सभा बनाने की ये प्रक्रिया 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू हुई थी। और एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, संविधान सभा का गठन कोई सीधा चुनाव नहीं था, राइट? नहीं, ये सीधा चुनाव नहीं था,
बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए हुआ था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में? शुरुआत में इसमें कुल 389 सदस्य थे, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ये संख्या 299 रह गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों से प्रतिनिधि शामिल हुए। और इस ऐतिहासिक सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने संविधान का पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया था। हाँ, और फिर 29 अगस्त 1947 को एक बेहद अहम कदम उठाया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। बिल्कुल। पर यहाँ ना मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जोड़ना चाहूँगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा अध्याय है जिसका जिक्र अक्सर कम होता है, और वो है हमारी संविधान सभा में महिलाओं का योगदान। ओहो, ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। हाँ, अच्युत चेतन की किताब है फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। उसमें इसका बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। इस सभा में शुरुआत में बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और दुर्गाबाई देशमुख जैसी 15 महिलाएं शामिल थीं, जो बाद में बढ़कर 17 हो गईं। और ये बात कितनी बड़ी है, ये उस दौर के हिसाब से सोचिए। बिल्कुल। एक ऐसे दौर में जब दुनिया के कई बड़े और विकसित लोकतंत्रों में महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, तब भारत की इन फाउंडिंग मदर्स ने समानता और न्याय के मुद्दे पर जो मुखर आवाज उठाई, उसी का नतीजा है कि हमारा संविधान अपनी शुरुआत से ही इतना प्रगतिशील बन सका। ये वाकई हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन देखिए, संविधान सभा सिर्फ सर्वसम्मति की जगह नहीं थी। वहाँ बहुत तीखी बहसें भी हुई। हाँ, बहुत तगड़ी बहसें। एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग फैक्ट है प्रस्तावना को लेकर। जब प्रस्तावना का आखिरी ड्राफ्ट पास हो रहा था ना, तो उसमें ईश्वर और महात्मा गांधी का नाम शामिल करने पर भारी विवाद हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था। कई सदस्यों की भावना थी कि भारत जैसे देश के संविधान की शुरुआत ईश्वर या गांधी जी के नाम से होनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध भी हुआ था। एक सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये दस्तावेज एक रॉटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी सड़ा हुआ संविधान है। बाप रे, इतने कड़े शब्द। हाँ, क्योंकि उनका तर्क था कि ये पूरी तरह से अमेरिकी और ब्रिटिश कानूनों के ढांचे पर खड़ा है। इसमें गांधीवादी, ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण की आत्मा है ही नहीं। तो सिर्फ दिखावे के लिए इसमें गांधी जी का नाम जोड़ना असल में उनके नाम और उनके विचारों का अपमान होगा। ये तो बहुत लॉजिकल बात थी। बिल्कुल। और ये बहस इतनी तीखी थी कि अंततः ईश्वर और गांधी दोनों के ही नाम प्रस्तावना में शामिल नहीं किए गए। तो ये घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि संविधान सभा किसी एक व्यक्ति या विचारधारा के दबाव में काम नहीं कर रही थी। वहां असहमति का पूरा सम्मान था। इसी बात को मशहूर राजनीतिक इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने संविधान सभा को इंडिया इन माइक्रोकॉज्म यानी सूक्ष्म रूप में भारत कहा था। इंडिया इन माइक्रोकॉज्म, क्या बात है। हाँ, वहाँ वामपंथी, दक्षिणपंथी, गांधीवादी और उदारवादी हर विचारधारा के लोग बैठे थे। किसी भी एक मुद्दे पर उन सब की सहमति आसानी से नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने बहस की, तर्क किए और एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जो पूरे देश को मान्य हो। और इसी अथाह मेहनत में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ। बिल्कुल। अब जब हम इस सूक्ष्म भारत द्वारा बनाए गए दस्तावेज को देखते हैं, तो एक आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें कठोरता और लचीलेपन का एक बेहतरीन ब्लेंड है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये तो सिर्फ दुनिया भर के संविधानों का एक कॉपी पेस्ट काम है। ये सवाल इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। हाँ, कि हमने अलग अलग देशों से प्रावधान उठाए और उन्हें एक जगह सिल दिया। तो इस आलोचना में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस कॉपी पेस्ट वाले मिथक का जवाब खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ही बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने माना था कि हाँ, हमने दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स का अध्ययन किया है, लेकिन उन प्रावधानों को ज्यों का त्यों नहीं उठाया गया। संविधान निर्माताओं ने उन विदेशी मॉडल्स का डेमोक्रेटाइजेशन या लोकतंत्रीकरण किया और भारत की जटिल सामाजिक आर्थिक विविधता के हिसाब से उन्हें कस्टमाइज किया। मतलब इसे उधार लेना नहीं, बल्कि दूसरों के अनुभवों से सीखना कह सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम इन स्रोतों की गहराई में जाएं ना,
तो हर प्रावधान के पीछे एक ठोस कारण दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हमने ब्रिटेन से संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता और कानून का शासन लिया। क्योंकि भारतीय 2 सदी तक अंग्रेजों के इसी संसदीय ढांचे को देखते आए थे। बिल्कुल, प्रशासन इसके हिसाब से ढल चुका था, इसलिए एकदम नया सिस्टम लाने के बजाय इसी सिस्टम को अपनाना ज्यादा स्थिर फैसला था। और अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्योंकि 1935 के ब्रिटिश एक्ट में लोगों के लिए कोई मौलिक अधिकार तो थे ही नहीं। सही कहा, भारत की आजादी का मतलब ही आजाद नागरिक होना था, इसलिए अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली गई। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू और राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रावधान भी अमेरिका से ही प्रेरित हैं। ये बहुत ही दिलचस्प चयन मुझे कनाडा का लगता है। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर्स ली। अब कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमने राज्यों को ज्यादा ताकत क्यों नहीं दी। इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। हाँ, इसके पीछे विभाजन का गहरा दर्द और डर था। देश पहले ही धर्म के नाम पर बंट चुका था और 500 से ज्यादा रियासतों को एक साथ रखना था। अगर केंद्र मजबूत न होता ना, तो भारत के टुकड़े टुकड़े होने का अंदेशा था। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। इसी तरह आइलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी लिए। इसका लॉजिक भी बहुत सीधा था। राइट। आजाद भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपने नागरिकों को तुरंत सारी आर्थिक और सामाजिक सुविधाएं एक मौलिक अधिकार के तौर पर दे सके। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें एक निर्देश या डायरेक्शन के रूप में संविधान में रखा गया कि भविष्य की सरकारें इन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करेंगी। और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट ली, ताकि ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की जरूरत हो, उन पर मिलकर काम हो सके। और जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, वो भी यहीं से आया। हाँ, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन सीखा। क्योंकि देश की सुरक्षा के आगे व्यक्तिगत अधिकारों को कुछ समय के लिए रोका जाना जरूरी माना गया। और बाद में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए। तो इन सभी प्रावधानों को जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि भारत का संविधान एक ऐसा अनूठा दस्तावेज बन गया जिसने एक तरफ तो संसद को संप्रभुता दी और दूसरी तरफ न्यायपालिका को सर्वोच्चता देकर उसे बेगाम होने से रोक लिया। और इन सभी ऐतिहासिक कानूनों, बहसों और दुनिया भर से लिए गए इन बेहतरीन विचारों का जो अंतिम सार है, वो हमें कहाँ मिलता है? वो सारा सार सिमटा हुआ है हमारी प्रस्तावना या प्रियम्बल में, जिसे पूरे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस प्रस्तावना की वैचारिक नींव 13 दिसंबर 1946 को रखी गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था। और यही प्रस्ताव बाद में कुछ बदलावों के साथ हमारी प्रस्तावना बना। इसे सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक कलाकृति के रूप में भी डिजाइन किया गया था। हाँ, इसका डिजाइन व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने तैयार किया और इसे अपने हाथों से लिखने का काम यानी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। प्रस्तावना के जो शब्द है ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वे इस देश का चरित्र तय करते हैं। इसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य घोषित किया गया है। और इसमें नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मोहनलाल त्रिपाठी केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि लोकतंत्र का असली मकसद समाज के आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। लेकिन इस प्रस्तावना को लेकर ना न्यायपालिका और संसद के बीच बहुत लंबा टकराव भी रहा है। हाँ, वो बेरूबारी केस वाला मामला। एग्जैक्टली। 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन फिर 1973 में भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला आया, केशवानंद भारती केस। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी राय पलट दी। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन पर एक शर्त लगा दी थी ना। हाँ, शर्त ये थी कि संशोधन से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। और संशोधन की बात करें तो भारत के इतिहास में प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। जी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उस समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू था
और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने इस अमेंडमेंट के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना का महत्व इस बात में है कि ये संविधान के लागू होने की तारीख ही नहीं बताती, बल्कि ये स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि सत्ता का असली स्रोत हम भारत के लोग हैं। ये दस्तावेज ऊपर से थोपा नहीं गया है, बल्कि भारत की जनता ने खुद को समर्पित किया है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो भाई ये सिर्फ तारीखों और कानूनों की सूची नहीं है। 1773 में मुनाफे के लालच में कंपनी पर कसे गए लगाम से लेकर 1946 की संविधान सभा की तीखी बहसों तक, जहां वामपंथियों और दक्षिणपंथियों को एक बीच का रास्ता खोजना पड़ा। बिल्कुल, और आखिर में दुनिया भर के अनुभवों को अपने सांचे में ढालकर एक संप्रभु प्रस्तावना तक पहुंचना, ये भारत के राजनीतिक विकास की एक अभूतपूर्व कहानी है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट से दोहरा शासन, 1833 से केंद्रीकरण, 1858 से क्राउन रूल और 1935 के एक्ट से प्रांतीय स्वायत्ता। और फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। लेकिन आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस ऐतिहासिक दस्तावेज को हमारे आज के दौर से जोड़ता है। बिल्कुल। हमने देखा कि प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जरा सोचिए, आज की इस सदी में जहां हमारा हर कदम डिजिटल है, जहां डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, अगर हमारे संविधान निर्माता आज एक साथ बैठते तो क्या वे प्रस्तावना में डिजिटल न्याय या डेटा निजता को भी एक मूल लक्ष्य के रूप में शामिल करते? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो भविष्य की चुनौतियों को समझने के लिए इतिहास के इन दस्तावेजों को इसी तरह खुले नजरिए से पढ़ना जरूरी है। अपनी तैयारी को सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखिए, ऐतिहासिक तथ्यों को वर्तमान की कसौटी पर कसते रहिए और अपनी वैचारिक गहराई को बढ़ाते रहिए। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस सीरीज के अगले विश्लेषण में हम भारतीय राजव्यवस्था के कुछ और अहम कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।